ऐन ने फारिस शाह को देखते खत की अगली लाइन पर नज़र दौड़ाई। हम जानते हैं आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपकी मोहब्बत की कदर भी करते हैं, लेकिन हम आपसे शादी। ऐन की ज़ुबान फिर लड़खड़ाई और डबडबाती आंखों से फारिस को देखा जिसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। ऐन ने नज़रें दोबारा खत पर दौड़ाई। शादी नहीं कर सकते, आप हमारे लिए हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत नहीं। ऐन का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। हम आपसे नहीं, फारिस से मोहब्बत करते हैं। बंद बांधे आंसू गालों पर गिरने लगे। हमें गलत मत समझिएगा, वो अब बाकायदा रोते हुए पढ़ रही थी। हम सब के सामने ये बात नहीं कह सकते, लेकिन आप समझे हमें। मैं आपसे नहीं, फारिस से प्यार करती हूँ। प्लीज़ मेरी और फारिस की ज़िंदगी से निकल जाएं। कहते हुए ऐन की आंखें हैरत से फैलने लगीं। फ़कत फारिस की नूरुल ऐन। आखिरी लाइन में अपना नाम पढ़कर वो नफ़ी में सर हिलाती फारिस शाह को देखे गई, जो लब भींचे बिना पलकें झपकाए उसी को देख रहा था। उठकर उसके पास आया और झटके से उसके हाथ से खत खींचा। वो सहमी, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। क्यों क्यों किया ऐसा? तुम्हारे इस भोंडे मजाक ने मेरे भाई की जान ले ली। फारिस की आंखें लाल अंगारा होने लगी। फारिस ने उसे एक बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो कच्ची डाली की तरह उसके नज़दीक आ लगी। वो नाजुक अंदाम उस चौड़े कदो कामत के शाहकार मर्द के आगे छोटी सी चिड़िया लग रही थी। जी, जब अफान से मोहब्बत थी ही नहीं तो उसके साथ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? जवाब दो। फारिस उस पर चिल्लाया। न, 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 नहीं। वो बमुश्किल हिचकियों से बोली, क्या नहीं? मेरे सामने अब मज़ीद कोई और झूठ नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर शादी की है मैंने तुमसे? तंज के तीर चलाता वो ऐन के दिल से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। नफ़रत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफ़रत। उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब किए, उसकी आंखों में देखते वो गुस्से से फुंकारा और वहीं ऐन की बस हुई। गिरफ्त ज़रा ढीली हुई तो झटके से खुद को छुड़ाया और दूर पीछे हटी। अब पागल हो गए हैं, हमने कुछ नहीं किया। डरते डरते वो पीछे होती जा रही थी और फारिस सीने पर हाथ बांधे उसके डर का मज़ा ले रहा था। अच्छा तो मैं पागल हूँ? पुरस्कार अंदाज में उसकी जानिब उसने कदम बढ़ाए। प्लीज़ कुछ नहीं किया हमने। वो रोती रोती ड्रेसिंग टेबल के साथ जा लगी। उसे आज फारिस से सही मायनों में डर लग रहा था। अब अभी फारिस कुछ कहता कि यकदम से लाइट चली गई। अंधेरे से वो वैसे ही घबराती थी। अब उसका हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं, ना वो आगे जाने की थी और ना पीछे होने की। यह अचानक लाइट को क्या हुआ? जायान और दुआ जो आज की बाबत लॉन में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, हवेली को अंधेरे में डूबता देख हैरान हुए। शायद लाइट चली गई है, दुआ हैरानी से बोली। लेकिन पूरी हवेली में यूपीएस सिस्टम है तो? दोनों ने एक दूसरे को हैरानी और परेशानी से देखा। उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। दोनों अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़े। जायान ने मोबाइल की टार्च ऑन की थी। फारिस भी अपनी जगह साकित खड़ा था। लाइट के अचानक चले जाने से वो भी हैरान था। ऐन की गहरी सांसों से वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कहाँ है, और बैक खिड़की से चांद की आती मध्यम रोशनी भी उसे ऐन तक पहुंचाने में कारआमद साबित हो रही थी। इससे पहले कि वो ऐन के पास जाता, कमरे की खिड़की से एक हेवला अंदर दाखिल होता दिखा। फारिस को वो हेवला नजर न आया। फारिस की उसकी तरफ पीठ थी। बाहर चांद की रोशनी में ऐन ने वो हेवला देखा। उस ह्योले ने फारिस के पीछे से उस पर वार करना चाहा, लेकिन ऐन अचानक फारिस की जानिब बढ़ी और उसे बेड की तरफ धक्का दिया। फारिस को कुछ समझ नहीं आया। इसी असना में चाकू का एक सिरा ऐन के बाजू को छूकर गुजरा। ऐन की सिसकी निकली। फारिस ने ऐन की जानिब देखा जो उसके ऊपर गिर पड़ी थी। नूर नूर, फारिस ने उसे पुकारा, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त करते कुछ बोल ना पाई। फारिस की नज़र खिड़की की जानिब उठी जहाँ से एक ह्योला बाहर की जानिब जाता दिखाई दिया। फारिस ने ऐन को उठाया और खिड़की की जानिब बढ़ा, लेकिन वो ह्योला अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। इतने में लाइट ऑन हो गई। फारिस ने पलट कर ऐन को देखा जो एक बाजू पकड़े बैठी थी जहाँ से खून निकल रहा था। उन्हीं फारिस उन्हीं कदमों पर वापस लौटा और उसके बाजू को देखा। वो चिल्ला नहीं रही थी, बस घुटी घुटी आवाज़ में रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। फारिस अपने गुस्से में वो एहसास भी भूल गया था जो ऐन के लिए उसके दिल में जड़ पकड़ता जा रहा था। फौरन उसे उसके बाजू को कट वाली साइड से अपनी तरफ किया जहाँ उसकी शर्ट की बाजू भी फट चुकी थी। फारिस उसे मजीद चीरता चला गया। ऐन ने दर्द बर्दाश्त करते हैरत से उसे देखा। ये आप क्या? उसे शर्मिंदगी हुई। चुप रहो, गुस्से से डबट दिया था उसने। फर्स्ट एड बॉक्स से रुई और सिपरेट से उसके जख्म को वो साफ करने लगा। मत करें, दर्द हो रहा है।
ऐन ने अपना बाजू छुड़वाना चाहा, लेकिन फारिस की आहिनी गिरफ्त से छुड़ा नहीं सकी। जख्म का मुआयना किया, ज़्यादा गहरा कट नहीं था। फारिस ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और उसके ज़ख्म की ड्रेसिंग करने लगा। प्लीज़। ऐन फिर दर्द से बिलबिला उठी। अगर दर्द का इतना ही एहसास हो रहा है तो क्यों बहादुर बनी आगे आई थी? फारिस ने उसका ध्यान बटाना चाहा। वो आपको मारने, आंसू बहाती वो बोलने लगी। तो मारने देती ना, तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। फारिस न जाने क्या बावर करवाना चाह रहा था उसे। ऐन ने उसे हैरत से देखा। आपको कुछ हो उसमें हमें क्यों खुशी होगी? ऐन ने पलकें झपकाते मासूमियत से पूछा। तुम वाकई इतनी मासूम हो या बनती हो? फारिस ने एक और तंज किया। आपका एहसान उतारा है, धीरे से कहती वो फारिस को शौक लगा गई। क्या मतलब? वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाते रुका था। आपने भी तो आज हमारी जान बचाई, तो बदले में हमने भी अपना बाजू देखती वो धीरे धीरे कहती फारिस को फिर से आग लगा गई। बकवास बंद करो अपनी। ऐन ने उस शख्स को हैरत से देखा। किसी खुशफहमी में मत रहना। तुम्हें बचाया इसलिए है कि तुम्हें मौत भी मेरे ही हाथों आनी है, समझी? फारिस के इंतहाई गुस्से से कहने पर ऐन ने लब भींचे थे। दरवाजे पर दस्तक ने दोनों का ध्यान बटाया। फारिस ने कंफर्टर खोलकर फौरन ऐन पर डाला। आंखों में उसे चुप रहने की तंबीह करता वो दरवाज़ा खोलता बाहर आया। दरवाजे पर ज़ायान था। क्या हुआ, खैरियत? इस वक्त? सॉरी भाई, लेकिन आपकी खैरियत पूछनी थी, ज़ायान ने शर्मिंदा होते कहा। क्या हुआ? फारिस के पूछने पर ज़ायान ने सारी बात उसे बताई। भाई, अंदर आने पर पता चला कि सारी हवेली में लाइट्स थीं सिवाय आपके हिस्से के। चेक किया तो मेन स्विच ऑफ कर दिया था किसी ने। अभी आपके रूम की तरफ आते एक ह्योला आपके विंडो से निकलते देखा तो उसी के पीछे चला गया। फिर कौन था? फारिस को ऐन का जख्मी होना याद आया। पता नहीं चला, गायब भी हो गया कहीं। मुझे आपकी और भाभी की टेंशन हुई तो आ गया। ज़ायान ने तफसील दी। ज़ायान, उसने मुझ पर वार किया, लेकिन नूर बीच में आ गई। फारिस ने ज़ायान को ऐसे बताया जैसे इसमें फारिस का कसूर हो। क्या क्या मतलब भाई? भाभी ठीक? ज़ायान परेशान हुआ। हाँ यार, वो ठीक है, थोड़ा सा बाजू पे चोट आई है, फारिस ने टालने वाले अंदाज में बताया। लेकिन ये कौन हो सकता है? फारिस सोच में पड़ गया। अबरार? ज़ायान ने सोचते हुए कहा। नहीं, वो तो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा है और 2 बंदे उसकी निगरानी भी कर रहे हैं, वो नहीं है। फिर ये नया दुश्मन कहाँ से आ गया? ज़ायान भी परेशान हुआ। सिक्योरिटी चेक की, सब देख कर आया हूँ। सिक्योरिटी वालों ने भी किसी को ना बाहर जाते देखा ना अंदर आते। ज़ायान ने मज़ीद डिटेल दी। जो भी है वो मेरे पीछे है। खैर देखते हैं, घर में किसी से फ़िलहाल कोई जिक्र ना करना। फारिस उसे हौसला देता मुस्कुरा कर बोला। भाई, अपना ख्याल रखिएगा। ज़ायान ने बेख्तियार भाई को गले लगाया तो वो मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं होता मुझे, फिक्र ना करो, जाओ आराम करो तुम। फारिस ने उसे तसल्ली दी तो वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं खड़े फारिस ने जेब में मोबाइल निकाला और ज़रूरी कॉल करने के बाद अंदर आया। नूर की तरफ देखना भी गवारा ना किया और विंडो अच्छे से लॉक करता वो साथ अपने जिम रूम की तरफ निकल गया। ऐन की सोचों का मरकज़ वो ख़त था जिसके अल्फाज उसे बार बार अपनी आंखों के आगे घूमते दिखाई दे रहे थे। वो जानती थी कि वो कुछ भी कहे फारिस ने उसका यकीन नहीं करना, लेकिन वो अपना यकीन कैसे दिलाए? यही सोचते और तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते वो कब नींद की वादियों में खोई उसे पता ही ना चला। क्या हुआ? इतनी रात को आप क्यों जाग रहे हैं? रात के किसी पहर दुर्दाना की आंख खुली तो कबीर शाह को फ़ोन पर मसरूफ़ देखते पूछने लगी। सो जाओ तुम, वो सीले लहजे में कहते वो दुर्दाना को चुप करवा गए। बहुत मुश्किल से उनकी आंख लगी थी। एक पल के लिए भी जहन अबरार से बाहर नहीं निकला था और कबीर शाह ने उन्हें जाने नहीं दिया। अब तुम बैठी आंसू क्यों बहा रही हो? लब भींचते वो दुर्दाना तक पहुंचे। आपको पता है अबरार हॉस्पिटल में है और आपने मुझे जाने नहीं दिया। कितना दिल दुखी हो रहा है मेरा। वो रो दी। आपके बेटे ने जो करतूत किए हैं ना, उसका यही अंजाम होना था। भुगतिए अब। मोबाइल पर कोई नंबर डायल करते कबीर शाह बोले। कैसे बाप हैं आप, ज़रा परवाह नहीं, इकलौता बेटा है वो हमारा, और आप ऐसे? वो मुंह पर हाथ रख के सिसकी। तो क्या करूं? मना किया था ना उसे, लेकिन नहीं समझा। बोला था कि उस ऐन को उसके हवाले मैं खुद करूंगा, लेकिन नहीं, उसको तो अपनी करनी थी। कर ली अपनी, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कबीर शाह ने दुख से कहा। बच्चा है वो, ना समझ है। दुर्दाना ने खोखली दलील पेश की। हाँ बच्चा है, कल फीडर ला देना उसे। बच्चा है, लड़की मांग रहा है और वो बच्चा है। एक तो नंबर नहीं लग रहा, ऊपर से दुर्दाना शाह की बातें। वो आपे से बाहर होने लगे। दुर्दाना शाह ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। अब
स्लीवलेस शर्ट पहने। उस वक्त वो जिम में कसरत करते खुद को तकलीफ दे रहा था। उसकी रात कांटों पे बसर हुई थी। वो एक लम्हे के लिए भी अपने दिमाग से अफ़ान का ख़त नहीं निकाल पा रहा था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे इस बात की हुई कि नूर ने उसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। वो चुप थी। मतलब ख़त उसी ने लिखा था। वो मुक्के बरसाए जा रहा था और पसीने में शराबूर था। वो कातिल है मेरे भाई की, कातिल है वो मेरे भाई की। उसके लिखे ख़त ने अफ़ान को, लेकिन इस दिल का क्या करूं? ये क्यों मुझे उसके हक़ में गवाही दिए जा रहा है? फारिस खुद से लड़ रहा था। मैंने तो उसे तकलीफ़ देने के लिए ये निकाह किया, फिर उसकी तकलीफ़ पे मेरा दिल क्यों कुर्ब में है? क्यों? वो अपने आप से लड़ता थक गया था कि तभी जिम का दरवाज़ा खुला और वो निखरी निखरी सी सादा सूट में अंदर दाखिल हुई। फारिस ने उसे एक नज़र देखा और अगले ही लम्हे रुख मोड़ लिया। क्यों आई हो यहाँ? टॉवल गर्दन में डाले वो अपना पसीना साफ करता करक लहजे में बोला, आपसे कुछ कहना है। बहुत हिम्मत करती वो बोली। फारिस ने सवालिया नज़रें उस पर गाड़ी। वो ख़त हमने नहीं लिखा। बिलाखिर हिम्मत करके वो बोल ही दी। फारिस की खामोशी पर उसने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में क्या था वो समझ नहीं पाई। शायद बेयकीनी। मेरा यकीन करें, आप कोई भी कसम ले ले, सच में हम नहीं जानते वो कहाँ से आया। वो कहते हुए आगे बढ़ी। अफ़ान की डेथ के वक्त उसकी मुट्ठी में था। फारिस ने बिना पलके झपके उसे देखते हुए कहा, बट आई स्वेयर वो हमने नहीं लिखा। ऐन की आंखें नम होने लगी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? फारिस ने उसे उलझाया। नहीं। दिल इस बात पर धड़का तो सही, लेकिन ना ही कहना उसे मुनासिब लगा, जबकि फारिस के लिए अपनी फीलिंग से वो खुद भी अनजान थी। एक बार फिर सोच लो। फारिस उसके करीब आया और गंभीर लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं करते। ऐन ने नज़रें नीची करके कहा, जबकि धड़कनों का शोर उसे वाज़े सुनाई दे रहा था। अच्छा, तो चलो मेरे साथ। फारिस ने उसका हाथ थामा और ऊपर छत की जानिब ले गया और उसका आर्ट रूम खोला। ऐन का दिल लर्जा। वो उसे यहाँ क्यों लाया था? इधर उधर देखते वो आगे बढ़ा और कुछ पुरानी पेंटिंग्स को उठाकर साइड पर करता वो एक कपड़े में बंद पेंटिंग को सामने ले आया। ऐन का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फारिस उसके चेहरे के बदलते रंग बहुत गौर से देख रहा था। पेंटिंग से कपड़ा हटा तो वो पेंटिंग सामने आ गई। ऐन की आंखें भीग गईं। अब बोलो, क्या कहोगी? फारिस पेंटिंग उसके सामने कर चुका था। हाँ, ये वही पेंटिंग थी जो उसने अफ़ान के लिए बनाई थी, उसको सोचकर, उसकी तस्वीर, उसे सरप्राइज़ गिफ्ट करने के लिए। लेकिन जब पेंटिंग बन गई और उसे ऐन ने खुद देखा तो हैरान रह गई। वो अफ़ान नहीं, फारिस की तस्वीर थी। हाँ, अफ़ान की आंखें तो भूरी थी और पेंटिंग में खड़े शख्स की आंखें ग्रीन। वो अफ़ान नहीं, फारिस था। और ये सब कैसे हुआ? ऐन खुद भी नहीं जानती थी। दिल के पर्दे में अफ़ान की जगह फारिस छुप कर बैठा था। उसे क्या खबर थी? क्या अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? फारिस की आवाज़ ऊंची हुई। वो खत झूठा है। पेंटिंग को एक साइड पर फेंकते वो ऐन की तरफ बढ़ा। क्या ये पेंटिंग भी झूठी है? वो खत तुमने नहीं लिखा। क्या ये पेंटिंग भी तुमने नहीं बनाई? बोलो, जवाब दो। फारिस ने उसे बोलने पर उकसाया। हाँ, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। हम नहीं जानते कि कैसे बन गई, नहीं जानते कि कैसे आप हमारे ख्यालों में आ गए, नहीं जानते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये सच है कि हमने वो ख़त नहीं लिखा। रोते हुए वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर गई। फारिस तो शॉक्ड ही रह गया था। वो मुंह नीचे किए रोए जा रही थी। अगर ये पेंटिंग तुमने बनाई है तो वो ख़त भी तुमने ही लिखा है। फारिस ने उसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। वो नफ़ी में सर हिलाती रही। और मैं फारिस शाह तुमसे वादा करता हूँ, तुम इस बात का सबके सामने एतराफ़ करोगी और बताओगी सबको सब कुछ। और उस दिन तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत की नींद सुलाऊंगा। कहर बरसाता वो ऐन को झटके से छोड़ता वहां से जा चुका था और ऐन वहीं खड़ी रोती रह गई। क्या खेल खेला था किस्मत ने, जो ना मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। नाश्ते की टेबल तैयार हो चुकी थी। दुआ ऐन को लेने के लिए आई तो ऐन रूम में नहीं थी और ना ही फारिस। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए? सोचते हुए वो बाहर निकली तो फारिस को सीढ़ियाँ उतरते देखा। ओ फारिस भाई, आप छत पर हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं नाश्ते पर, आप ही कहाँ हैं? कहते साथ ही ऐन का पूछा उसने। ऊपर है, मुख्तसर जवाब देता वो रूम में चला गया। दुआ थोड़ी हैरान हुई, फिर कुछ सोचते हुए ऊपर की जानिब बढ़ी। ऐन का आर्ट रूम खुला था। दुआ नफ़ी में सर हिलाती अंदर चली गई। आप ही यार, क्या सुबह सुबह यहाँ आकर बैठ गई हो? चलो नीचे।
ऐन जो फारिस की पेंटिंग रोते हुए छुपा रही थी, दुआ की आवाज़ पर पलटी और मुस्कुराई। हम आ रहे हैं दुआ। आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन दुआ की नज़रों से आंसू छुप नहीं सके। क्या हुआ, रो रही हैं आप? बहन के आंसू साफ किए उसने। नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद आ गईं। नज़रें चुराते उसने टालते हुए कहा। तो दुआ ने आगे बढ़कर ऐन को गले से लगाया। दुआ के गले लगे ऐन को बहुत हौसला मिला था। ऐ अल्लाह पाक, आप जानते हैं ना हम बेकसूर हैं, आप ही हमारी मदद करें। हमें आप पर पूरा यकीन है, एक ना एक दिन ज़रूर सच्चाई फारिस शाह के सामने आएगी। फारिस शाह का नाम लेते ही उसकी धड़कनें फिर से तेज़ होने लगीं। वो पगली क्या समझती कि वो जिसे अपने दिल के इस हालत का इल्म नहीं था, फारिस से इश्क है। वो दिल जो उसके नाम पर शोर मचाता है, उसकी संगत पे उसका क्या हाल होगा, ये तो अल्लाह ही जानता है। दूसरी तरफ फारिस अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार करता। ऐन से इकरारे जुर्म करवाने का तरीका सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि घर वाले उसे गलत समझे। वो चाहता था कि ऐन सबके सामने इजहार करे कि वो फारिस से मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत में उसने अफान की जान ली है। इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो हर हद से गुजरने को तैयार था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये शिद्दत उसके जुनून के आगे मुंह के बल गिरने वाली थी। ऐन से मोहब्बत का इजहार करवाते करवाते वो खुद उससे जुनूनी इश्क कर बैठा था और इस बात से वो जानबूझकर आंखें बंद किए हुए था। अब देखना था कि कौन जीतता है, फारिस की जिद या उसका जुनून इश्क। आज फारिस और नूरुलैन का रिसेप्शन था। सभी खुश थे, माँ सिवाय कबीर शाह और उसकी फैमिली के। अबरार को काफ़ी गहरी चोटें लगी थी। ये वो ज़ख्म थे जिन्हें शायद वक्त भर देता, लेकिन दिल की अजियत और ये तड़प के ऐन किसी और की हो गई है, इस बात ने उसे मुकम्मल खामोश कर दिया था। उसका दिमाग मऊफ कर दिया था। उसने तो दिलो जान से ऐन को चाहा था। अफ़ान के इस दुनिया से जाने के बाद उसका रास्ता क्लियर हो गया था, लेकिन फारिस ने आकर ऐसा रास्ता रोका कि वो मुंह के बल गिरा। हॉस्पिटल में लेटा वो जख्मों से चूर, नींद के इंजेक्शन के जेरे असर नींद की वादियों में खोया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। किसी खातून ने स्टेज पर आते ऐन के हुस्न की तारीफ की तो वहाँ मौजूद अलमास बेगम का चेहरा अंदरूनी खुशी से जगमगा गया। ऐन की नज़रें नीची ही रहीं। आज सुबह जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में लग रही थी। वो चाहकर भी फारिस शाह के सामने खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाई, जिसका उसे बेइंतहा दुख था। ज़ायान और फारिस शादी हॉल में मौजूद सिक्योरिटी की चेकिंग कर रहे थे। वो मुतमईन थे, हर एक पर नज़र थी। दोनों को उस हेवले वाले शख्स का इंतज़ार था। उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर आएगा फारिस पर वार करने के लिए। उसके लिए वो मुकम्मल अलर्ट थे। ऐन के पास से दुआ उठकर स्टेज से नीचे उतरी थी कि लाइट ऑफ हुई। फारिस और ज़ायान जो स्टेज की जानिब बढ़ रहे थे फ़ौरन चौकन्ना हुए। लोगों की ऊंची आवाज़ें और धक्कम पेल शुरू हो गई। फारिस और ज़ायान बीच रास्ते में ही अटक गए। भाई आप स्टेज पर जाएं, मैं लाइट्स चेक करता हूँ, ज़ायान कहते साथ ही वहाँ से निकला। अभी ज़ायान को गए कुछ ही देर हुई थी कि लाइट आ गई। स्टेज पर हुल्लड़ मचा हुआ था। फारिस भागने वाले अंदाज में स्टेज पर गया। दुल्हन की जगह खाली थी। ये क्या हुआ, दुल्हन कहाँ गई? सभी की ज़ुबानों पर यही सवाल था। फारिस को खुद का दिल डूबता महसूस हुआ। हर तरफ देख लिया, लेकिन ऐन का कुछ पता ना चला। अपने एतबार के आदमी जो अबरार पर नज़र रखे हुए थे, उनसे राब्ता किया। अबरार का पूछा, लेकिन उनके बताने पर कि वो हॉस्पिटल में ही है। फारिस का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। या अल्लाह, क्या करूं? बेख्तियार फारिस की आंखें नम हुई। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और अपनी सही कोशिश कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, जहां एक मास्क वाला आदमी बैक डोर से नज़र बचाए अंदर आते दिखाई दिया। ये कौन है? फारिस ने फौरन पूछा। हो ना हो नूर के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है, फारिस ने यकीन से कहा, जबकि ज़ायान अभी तक गुमसुम खड़ा था। उस शख्स ने कोई और नहीं, ज़ायान का ही मास्क पहना हुआ था। मतलब वो ज़ायान का कोई दुश्मन था जिसे उसके अपनों की खबर मिल गई थी। ज़ायान गहरा सांस लिए वहीं खड़ा दिमाग लड़ाने लगा, लेकिन उसका शक किसी पर जा नहीं रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो खुफिया एजेंट है, फिर कोई कैसे उस तक पहुंच सकता था? क्या हुआ? चलो ज़ायान। फारिस ने ज़ायान को पुकारा तो वो सोचों से बाहर आया। भाई, ज़ायान ने हारे हुए अंदाज में फारिस को पुकारा। उसका लहजा नम था। क्या हुआ? फारिस ठिठका था। वो मेरे बारे में सब जानता है, ज़ायान ने मास्क की जानिब इशारा करते धीमे लहजे में कहा। फारिस ने एक कड़ी नज़र ज़ायान पर डाली और उसके करीब हुआ। वो जो कोई भी है, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। ज़ायान के कान में सरगोशी करता वो ज़ायान को बहुत हिम्मत दे गया था। चलें? फारिस ने पीछे होते हुए कहा। यस बॉस। ज़ायान मुतमईन होता फारिस के पीछे हो लिया।
ایک بار پھر سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ عین کا غائب ہونا سب پر ہی پہاڑ بن کر گرا تھا۔ کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ عین کہاں جا سکتی ہے۔ ماریا شاہ کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ دلاور شاہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے، پولیس سے مسلسل رابطے میں تھے، جبکہ فارس اور زیان کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ عین کا ہاتھ سر پر گیا، اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور ہوش میں آتے کچھ اپنے حواس بحال ہوئے تو اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ وہ کوئی کال کوٹڑی تھی، فوراً وہاں سے اٹھی۔ اندھیرا ابھی بھی بدستور تھا اور اندھیرے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ وہاں صرف ایک بند کھڑکی تھی۔ وہ اس بند کھڑکی کے پاس آئی۔ کوئی ہے پلیز ہماری مدد کرو۔ وہ کھڑکی کافی اونچی تھی، عین وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ، ہم کہاں پھنس گئے۔ عین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ کافی شور مچانے کے بعد بھی جب وہاں کوئی نہ آیا تو تھک ہار کر وہ وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتی بیٹھ گئی۔ اور میں فارس شاہ تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم خود اس بات کا سب کے سامنے اعتراف کرو گی اور بتاؤ گی سب کو سب کچھ، اور اس دن تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلاؤں گا۔ فارس کے کہے الفاظ اس کی سماعتوں سے پھر ٹکرائے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ فارس شاہ، دیکھو آج ہم یہاں سب سے دور ہیں اور کب موت کی نیند سو جائیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر آنے والے کو لریزہ نظروں سے دیکھا۔ کون ہو تم؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ وہ اندھیرے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تیرے عشق میں ڈوب گئے ہیں ہم، ورنہ آدمی تھے بڑے کام کے۔ ایک دم روشنی ہوئی اور سامنے والے کا ماسک میں چھپا چہرہ واضح ہوا۔ عین نے پلک جھپک کر بار بار دیکھنا چاہا، لیکن وہ وہی تھا جس نے رات اس پر حملہ کیا تھا۔ ہاں، اس کی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔